कुछ दिनों पहले कुछ दिनों पहले मंडलों की सक्रियता को लेकर के एक शानदार गोष्ठी, 3 दिवसीय शानदार गोष्ठी ऑनलाइन शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा संपादित की गई। भाइयों बहनों, संगठन का प्राण होता है मंडल। मंडल जो होते हैं उससे हमारे संगठन को शक्ति मिलती है और उन्हीं मंडलों से संगठन का स्वरूप बनकर उभर कर सामने आता है। आप सबका प्रथम दायित्व है कि आप जब वहां जाएं तो पहले चर्चा उन मंडलों की करें। आइए, आपको पीडीएफ मिला हुआ है, उसी पीडीएफ को सार संक्षेप रूप में हम यहाँ पर चर्चा करते चलेंगे और आप सब उस पर ध्यान देते जाइएगा कि हमको वहां पर जाकर के किन किन बिंदुओं की प्रस्तुतिकरण करनी है। नाम है विजन 2026। विजन 2026 हमारा मुख्य विजन है और उसी को आधार मान करके हम क्षेत्रों में जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप उनको बताएं कि इस हेतु आदरणीय शैलजी जी का पत्र हमको शांतिकुंज हरिद्वार से प्राप्त हुआ है और उनके निर्देशन में, उनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो हम उनका काम करने के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में हम आपके सामने आए हुए हैं। दूसरा बिंदु, पहला बिंदु तो आ जाएगा, गायत्री महामंत्र शुरुआत करेंगे। दूसरा, गायत्री परिवार से जुड़ना अनुपम सौभाग्य। अब इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक आदरणीय गुप्ता जी ने आपको बताया। युग दृष्टा है, इसके बारे में भी आपको बताया। व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको आदरणीय गुप्ता जी के द्वारा बताया गया था। हम आते हैं सीधे पांचवें बिंदु पर। पांचवा बिंदु क्या है? 2026 तक छत्तीसगढ़ प्रदेश को युग निर्माणी प्रदेश बनाने हेतु कार्य योजना। 2026 तक हमको छत्तीसगढ़ को युग निर्माणी प्रदेश बनाना है। ये ऐसे ही बन जाएगा क्या? बैठे बैठे बन जाएगा क्या? बहुत बड़ी काम इसके लिए करनी पड़ेगी और जिसके लिए आप सबको बार बार ये चीज को बताया गया। 2026 तक युग निर्माणी प्रदेश कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव गायत्री परिवार की पहुंच से अछूता नहीं है। स्पष्ट हो गया? आप उनको पूछेंगे कि भाई आपके ब्लॉक में कितने गांव हैं, आप ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी लेने जा रहे हैं, आप उनको पूछें कि भाई साहब आपके ब्लॉक में कितने गांव हैं। वो बताते हैं कि मेरे ब्लॉक में 80 गांव हैं। तब आप फिर उनसे पूछेंगे। देखिए, प्रश्न पूछने का तात्पर्य यहाँ पर यह नहीं है कि हम उनसे कुछ प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। हमें उनके अंदर ये भाव जगाना है कि आप इस चीज को समझिए कि विजन 2026 क्या है, युग निर्माणी प्रदेश क्या है। उसके लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लॉक में कितने गांव हैं। मान लीजिए 80 गांव हैं, तो 80 गांव से कितने गांव में गायत्री परिवार के सदस्य रहते हैं? कितने गांव में गायत्री परिवार के सदस्य रहते हैं? जिस गांव में गायत्री परिवार के सदस्य रहते हैं वो गांव तो हमारे पहुंच के अंदर आ गया कि भाई साहब मेरे ब्लॉक में 80 गांव हैं, इन 80 गांव में से 60 गांव में गायत्री परिवार के लोग रहते हैं। आप जब जाएंगे ना ब्लॉक में, तब ये प्रश्न जब आप रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर रहे हैं, कितनी दूर तक पहुंच है। ये तब वहां पर समझ में आएगा। भाई साहब हम बहुत दूर हैं अभी, ये बात का एहसास कराना है उनको। मैं तो 60 बहुत बड़ा आंकड़ा दिया। 80 गांव अगर किसी ब्लॉक में है तो वहां 40 गांव तक हमारी पहुंच नहीं हो पाई है। तो उनको ये बोध कराएं कि आपके ब्लॉक में 80 गांव हैं, बहुत बढ़िया, आप 60 गांव में पहुंच गए हैं। बाकी 20 के लिए आपकी क्या कार्य योजना है, बाकी 20 गांव में आप कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए कार्य योजना आपकी क्या है, उनको पूछ लें। उसके पश्चात फिर हम प्रांतीय प्रकोष्ठ क्या या गायत्री परिवार का जो हमारा विजन है उसके आधार पे उनको आगे बताते चलें कि आप क्या करें, अपने ब्लॉक को 10-10 गांव में बांट दें। 10-10 गांव में बांट दें तो देखिए, अभी पिछली गोष्ठी के दौरान हमारा अनुभव आया कि जब भाइयों को कहा गया कि आप अपने ब्लॉक को 10-10 गांव में बांट दें, तो उन्होंने क्या किया, 80 गांव हैं तो 80 गांव को 10-10 गांव में बांट दिए। तो उनकी कितनी इकाई बन गई? 8 इकाई बन गई। अब 8 इकाई में उन्होंने क्या किया, प्रत्येक इकाई में एक एक गायत्री परिवार के गांव को भी जोड़ दिया।
ना ना ना, ऐसा नहीं करना है भाई। आप 10 गांव की अगर सूची बना रहे हैं तो ठीक है, जिस 10 गांव में गायत्री परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है उसको अलग ही रखिए उसको। आप वहां ये खेल मत कीजिए कि मैंने एक गायत्री परिवार वाले गांव को वहां जोड़ दिया तो मेरा पूरा हो गया, ऐसा नहीं। उस गांव को अलग ही रखिए, उन 10 गांव, चाहे 20 गांव हो चाहे 30 गांव हो। तब आपको समझ में आएगा कि मुझे वहां के लिए क्या क्या योजना बनानी चाहिए, और एहसास होगा कि मेरे 30 गांव अभी भी छूटे हैं जहाँ गायत्री परिवार के सदस्य नहीं है। तो क्या करना है, ब्लॉक को 10-10 गांव में बांटना है और 10 गांव की एक इकाई बनानी है। अब जब इकाई आप बना लें तब उसमें आकलन करें कि किन 10 गांवों में किस इकाई में गायत्री परिवार है नहीं, वहां के लिए चिन्हांकित करें उसको और वहां के लिए योजना बनाएं। योजना बहुत सारे हैं, रोज चर्चाएं होती हैं। दीप यज्ञ, बाल संस्कार शाला, नारी जागरण, नारी शक्तिकरण कार्यशाला, कन्या कौशल, युवा शिविर, जो भी हो, यज्ञ हवन हो, एक कुंडी, दो 5 कुंडी, जो भी हो, जो भी कर सकते हैं 2024 में करना है। 2024 में हमको कर लेना है, 26 का इंतजार नहीं। उन गांव तक पहले तो पहुंचना है भाई, उसके पश्चात फिर आगे का काम बनेगा। उसके बाद किस में आ जाएंगे, नए मंडलों का निर्माण। मंडलों का निर्माण करें। जिन गांवों में गायत्री पर बड़ा दुर्भाग्य लगता है, अभी मंडलों की समीक्षा हुई, पूरे प्रांतों की मंडलों की सूची आई, जब बात किया किसी जिले में 12 युवा मंडल थे, लेकिन फोन करने पर पता चला कि वहां पर 2 युवा मंडल सक्रिय नहीं है, 3 नहीं है। तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे जो निष्क्रिय मंडल है उनको फिर उनको कोलैप्स करें, शांति घोषित करें कि ये मंडल सक्रिय नहीं है, अब दूसरी जगह में दूसरा मंडल बनाया जा रहा है। अब वहां के मंडल को निष्क्रिय करने का तात्पर्य यह नहीं कि आप वहां से बोरिया बिस्तर समेट करके आगे, नहीं भैया यहाँ कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। वहां मंडल बनाएं, मंडल बनाने के बाद उनकी मीटिंग, गोष्ठी आयोजित करें, उनको सक्रिय करें, उनको जागृत करें कि भैया आपको छोटे मोटे काम शुरुआत में करने हैं। बड़ा बोझ मत डालिए उन पर कि आपको 9 कुंडी करना है, 24 कुंडी करना है, बड़ा सा युवा शिविर करना है, ऐसा नहीं। अरे दीप यज्ञ से शुरुआत तो करो अपने गांव में, अपने मंडलों में आप छोटे छोटे कार्यक्रमों से शुरुआत करें। तो नए मंडलों का निर्माण, निर्माण के साथ साथ पंजीयन, पंजीयन भी शांति कुंज में होता है, बकायदा उसका फॉर्मेट है, प्रपत्र सब दिए हैं, उसके आधार पर फॉर्मेट भर करके आप उनको शांति कुंज भेजे, वहां से मंडलों की पंजीयन हो। निष्क्रिय मंडलों को सक्रिय करना, ठीक है, सक्रिय करें उसको। नारी शक्ति कार्यशाला रायपुर और युवा कार्यकर्ता सम्मेलन चंपारण में हमने संकल्प लिया है। अभी आज की गोष्ठी के पश्चात विगत 1 2 3 दिन में, आज कल कल से ही उन जिलों के संकल्पों का पीडीएफ हम उन जिलों के जिला समन्वयकों के पास भेज देंगे। वो सारा संकल्प आज भी सुरक्षित है, दस्तखत किया हुआ, उसमें लिखा है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वैसी नारी सशक्तिकरण कार्यशाला रायपुर में जो संकल्प लिए हैं वो भी सुरक्षित है, वो भी सब रखा हुआ है। अब तो उनको जनवरी महीने में केवल भेजा जाए, आप देखो रोज उसको कि आपने क्या लिख कर, और उसके अनुसार से आप कहाँ तक पहुंचे। तो इन संकल्पों की समीक्षा भी आपको ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी में करनी है कि भाई साहब, नारी सशक्तिकरण कार्यशाला रायपुर और युवा कार्यकर्ता सम्मेलन चंपारण में आपने अपने ब्लॉक में 24 युवा मंडल बनाने का संकल्प लिया था, तो 24 में से कितने बना लिए आप? आपने संकल्प लिया था कि हम इतने कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ेंगे, आपने कितना कर लिया? ये ऐसी समीक्षा आपको इस गोष्ठी के दौरान करनी है, ठीक है। इसके पश्चात छठवें बिंदु पर आते हैं, मंडलों के गठन पुनर्गठन संचालन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। आपके पास ये प्रश्न रहेगा कि हम मंडल तो बना लें, लेकिन मंडल में क्या क्या करें, कैसे करें, मंडल सक्रिय कैसे हो? बहुत सारे लोग तो ये प्रश्न करेंगे, भाई साहब मंडल है तो लेकिन सक्रिय नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला काम, सामूहिक उपासना। दूसरा, सामूहिक स्वाध्याय। तीसरा, प्रगति की समीक्षा, सेवा कार्य। ये नियमित रूप से आप अपने मंडलों में करते रहेंगे तो आपका मंडल निश्चित रूप से सक्रिय रहेगा। एक काम और किया करें, शांति कुंज को लगता है कि वर्तमान में हमारे राज्यों में अब मंडल सुसुप्त अवस्था में चले गए, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, और हम भी ये भूल चुके रहते हैं कि मेरे मंडल का एक पंजीयन का एक आईडी है,
और मेरे कुछ सदस्य हैं, तो मुझे शांति कुंज को सूचित भी तो करना चाहिए कि मैंने अब शांति कुंज में अपने मंडल का पंजीयन कराया, तो मेरा मंडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये शांति कुंज को कैसे पता चलेगा। तो भाई साहब, महीना 3 महीना में एक छोटा सा पत्र लिखने का आदत बनाए। किसको? शांति कुंज हरिद्वार को। ये मेरे मंडल की आईडी और ये मेरे 1 महीने में 3 महीने में किए गए कार्य। निचले मंडल की आईडी नंबर को डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, एक पत्र युवा प्रकोष्ठ शांति कुंज हरिद्वार को भेज दें, तो शांति कुंज को भी लगेगा कि भैया मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, मेरे मंडल के बच्चे काम कर जागृत हैं जीवित अवस्था में। तो एक पत्र लिखने की आदत भी हम बनाए। मंडलों की कार्यविधि, कार्यविधि में क्या, जैसे कि आपको बताया गया, उपासना करें, सत्संग स्वाध्याय का क्रम रखें, और जो दायित्व लिए गए हैं उन दायित्वों की समीक्षा भी करते रहें कि मैंने ये संकल्प लिया, ये संकल्प लिया, वो मेरा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मंडलों के कार्य, अन्य कार्य हैं प्रचारात्मक, रचनात्मक, संगठनात्मक। प्रचारात्मक में आप यज्ञ श्रृंखला चलाएं, दीप यज्ञ की श्रृंखला चलाएं। रचनात्मक कार्य अति महत्वपूर्ण है। रचनात्मक में क्या करें? वृक्षारोपण, व्यसन मुक्ति अभियान, बाल संस्कारशाला, किशोर संस्कारशाला, ये सब कार्यक्रम भी चलाने का क्रम प्रारंभ करें। साथ ही अगर नहीं चला रहे हैं तो उसमें गति लाएं। युवा शिविर भी आयोजित कर सकते हैं। इस तरह से मंडलों को हम सक्रिय रख सकते हैं। मंडलों को अब पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, तो पैसा कहाँ से आए मंडल के पास? भाई आप तो चंदा शक्तिपीठ को दे देते हैं, प्रज्ञापीठ को दे देते हैं या बड़े कार्यक्रम में देते हैं, लेकिन मंडल को अगर कुछ काम करना है तो उसके पास पैसा नहीं है। वो पैसा कहाँ से आया भाई मंडल के पास? तो मंडल के सदस्य अपना ज्ञान घट, धर्म घट, अन्न घट, अंशदान की व्यवस्था पृथक रूप से बना के रखें। पृथक रूप से बनाने का तात्पर्य, अगर आपके मंडल में 15 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो 1 रुपया 2 रुपया जो भी है प्रति माह उसको आप इकट्ठा जरूर करते रहें। चावल इकट्ठा करते रहें, दाल इकट्ठा करते रहें, या कोई कुछ सामग्री देता है उसको इकट्ठा करते रहें। आपके मंडल का जब कुछ वार्षिकोत्सव होगा, कोई पिकनिक का कार्यक्रम होगा, कुछ अन्य छोटे मोटे दिग्गज होंगे, या फिर युवा शिविर होगा, एक दिवसीय कार्यक्रम होगा, तो आपको ये पैसा उस दिन काम आएगा। ये अन्न, ये दाल जो आपको मिले रहेंगे वो उस दिन आपके काम आएंगे। आपके मंडल में इसके लिए आप किसी को कोषाध्यक्ष बना दीजिए, कोष प्रभारी बना दीजिए, ताकि वो इन सबका हिसाब किताब रख सके। बाकी सप्त क्रांति के बारे में भाई चर्चा भी होगी, वो कार्यक्रम भी आप सब करते रहें। तो भाइयों बहनों, जब हम ब्लॉक स्तर की गोष्ठी लेने के लिए जब ब्लॉक में पहुंचेंगे तो विजन 2026 हमारा महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए, और इसी विजन 2026 को लेकर के हम वहां पर प्रस्तुतिकरण करें। हमारा पूरा ध्यान संगठन की मजबूती पर है, संगठन की मजबूती उसकी सुदृढ़ता पर है, क्योंकि संगठन अगर सुदृढ़ रहा, मजबूत रहा, तब हम डंके की चोट पर ये कह सकते हैं कि हम गायत्री परिवार के सदस्य हैं और युग निर्माण योजना हमारा मिशन है, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हम करके रहें। भाइयों बहनों, अगर हमने कहीं ये सोच लिया, एक बड़ी बात और, इस बात का बोध कराइए क्षेत्रों में, आजकल एक अलग प्रकार की परंपरा भी चल पड़ी है। मैं जो कर रहा हूं बहुत बढ़िया कर रहा हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं, ये परंपरा भी चल पड़ी है। तो संगठन से जुड़ने का लाभ क्या होता है? बेशक आप बहुत अच्छे साधक हैं, बेशक आप बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं भाई साहब, लेकिन आप अगर अकेले कोई काम को कर रहे हैं, उसी काम को संगठन के साथ मिलकर करें, तो उसका लाभ बहुत बड़ा हो जाता है। आप वो झाड़ू की कहानी बताइए लोगों को, मधुमक्खी के छत्ते की कहानी बताइए, उनको झकझोरिए। या आप अकेले कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं भी अकेले करने लग जाऊं, वो भी अकेले करने लग जाए, फिर संगठन का क्या होगा भाई? मधुमक्खी के छत्ते की बात बताइए, कहानी तो मालूम है आपको, मालूम मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, एक साथ कैसे आक्रमण करते हैं। झाड़ू, झाड़ू का एक सीख अगर बिगड़ा दिया जाए तो कचरा हो जाता है, बांध दिया जाए तो झाड़ू कचरा को साफ करने वाला हो जाता है। एक परंपरा अभी चल पड़ी है, लोग ऐसा सोचने लगे कि मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ और मैं अपने कार्य में संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, अब कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप संगठन के साथ मिलकर कार्य, मार्गदर्शन दो भाई हमको,
ठीक है, आप हमारा कहना ना मानो, हमारी बातों को मत सुनो, आप मार्गदर्शन दो हमें कि हम क्या क्या करें, ताकि गायत्री परिवार को हम सुदृढ़ सशक्त समर्थ बना सकें। इस बात का बोध उनको, ब्लॉक के हमारे कार्यकर्ताओं को कराना है। उनको ये भी बोध कराना है कि आप हनुमान हैं, उनको ये भी बोध कराना है कि आप जामवंत हैं। जामवंत को छोड़िएगा मत, हनुमान ही कहेंगे तो गड़बड़ा जाता है मामला। बिना जामवंत के काम नहीं होने वाला, हनुमान जागृत होने वाला नहीं है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग अभी हाशिए में चले गए हैं, उनको लग रहा है कि हमको उपेक्षित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। एक नारा बुलंद कीजिए, एक जवान एक सियान। जहां भी गोष्ठी में जाए, अगर युवा जा रहा है तो एक बुजुर्ग को लेकर जाए, बुजुर्ग जा रहा है तो युवा को भी साथ में लेकर के जाए, ताकि दोनों पीढ़ी का समन्वय बने और हम बुजुर्गों के उनके अनुभवों को आधार बनाकर, उनको सीख लेकर हमारे युवा अवस्था का ओज और ऊर्जा लगाकर मिशन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाए। ये बोध कराना है। अब आते हैं, आप जब वहां पहुंचेंगे तो चूंकि हमारा विदाई का क्रम तो रहेगा, हमारे जितने भी टोलियां निकलेंगी उनका विदाई का क्रम रहेगा, लेकिन उसके पहले चूंकि उस दिन ज्यादा बातें नहीं हो पाती, उस दिन हमारे मार्गदर्शकों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, वरिष्ठों का, इसलिए थोड़ा सा बात हम करेंगे अनुशासन के बारे में। हम जब टोली के रूप में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे अनुशासन है, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करते हैं। टोली के सदस्य गोष्ठी लेने आप जा रहे हैं ना, अब गोष्ठी लेने जा रहे हैं मतलब आपका कद बहुत ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा, मतलब आप एक संगठनात्मक कार्य के लिए आ रहे हैं, मतलब आप एक रेस्पेक्टेड पर्सन है वहां पर, आपको एक आदर के पात्र हैं। तो आपके किसी भी आचरण, कर्तव्य, व्यवहार, भाव भंगिमा से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई लापरवाह आदमी है, या फिर आपको मिशन की समझ नहीं है, या फिर आप मिशन को जानते नहीं है। ऐसा झलकना नहीं चाहिए। इसके लिए छोटे मोटे अनुशासन है, आइए थोड़ा सा ध्यान दें, तो इसको डालेंगे भी हम लोग। टोली के सदस्य अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान रखें। भाई पीले धोती कुर्ता, बहनें पीली साड़ी ही पहनकर जाएं। जींस टी शर्ट, कुर्ता पैजामा, सलवार कुर्ती आदि पहनकर नहीं जाएं। इस बात का ध्यान रखें। कई बार ऐसा होता है, चलो मैं बस में जा रहा हूँ तो पैंट पहन लेता हूँ, शर्ट पहन लेता हूँ, वहां जाते ही मैं अपना कुर्ता चेंज कर लूंगा, धोती पहन लूंगा, ऐसा हमारे मन में आ जाता है। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिएगा। आपका कदम वहां पड़ते ही आपकी छवि दिखनी चाहिए। तो बस से आप उतरे हैं तो पीले धोती कुर्ता में ही उतरे, पीली साड़ी में ही उतरे, तब आपकी छवि एक मिशन के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में बनेगी। और आपने कहा कि नहीं भैया मेरे को कमरा दिखाओ, मैं तो पैंट पहना हूँ, तो इसको कुर्ता पैजामा को, पैंट को मुझे चेंज करना है, धोती कुर्ता पहनना है, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप मिशन के वेशभूषा में ही जाए। कोशिश करें कि तिथि से एक दिन पहले पहुंच जाएं, और नजदीक के स्थान हो तो प्रातः 8 बजे तक तो गोष्ठी स्थल पर आप पहुंच ही जाएं। ऐसा ना सोचें कि इंडियन टाइम है, 8 बजे का समय दिए हैं तो 12 बजे चालू होगा, तो मैं ठीक 12:30 बजे जब सब लोग बैठ जाएंगे तो पहुंचूंगा, तो मेरा अच्छा स्वागत होगा। ऐसा भावना न रखें। पहले पहुंच जाने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी दूर में आप भले ही बैठे, लोगों का इंतजार करें, तब तक आपस में अन्य भाई बहनों से आत्मीयता पूर्वक चर्चा करते रहें, क्यों भाई आपके ब्लॉक में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं, इत्यादि बातें आप करते रहें। टोली के आयोजक मंडल से पूर्व में ही टेलीफोन द्वारा, मोबाइल द्वारा अपनी चर्चा बना के रखें। हम इतने बजे पहुंच रहे हैं, गोष्ठी कहाँ पर है, हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे, हमको कितनी दूर आना पड़ेगा, ऐसा बात आप पहले से ही आयोजक मंडल के सदस्यों के साथ करते रहें। चौथा, टोली गोष्ठी के दौरान वार्ता में प्रवचन शैली का प्रयोग न करें। बारंबार निवेदन है, इस शैली का प्रयोग न करें। गुरुदेव ने ऐसा कहा, गुरुदेव ने ये कहा, माता जी ने ऐसा किया, गुरुदेव जी ने ऐसा किया, यहाँ पर इस अध्याय के इतने खंड के इस पेज में ये लिखा है, वो उस स्तर का प्रयोग, उस शैली का प्रयोग ना करें। पारस्परिक वार्ता शैली लगे रखें, उनको भी लगना चाहिए कि मेरे से बात करने आया है और मैं इसको कुछ बता सकता हूँ, ऐसा भाव वहां के सदस्यों में आनी चाहिए। किसी भी स्थिति में अपने क्षेत्र की बढ़ाई ना करें। अरे भाई साहब मेरे यहाँ आकर के देखो, मेरे यहाँ मंडल को देखो, मेरे यहाँ का ब्लॉक को देखो, ऐसा ना कहें। अपने क्षेत्रों की बढ़ाई बढ़ाई
या अपने टोली की बड़ाई ना करें। ध्यान रखें, आपके ब्लॉक में भी कोई गोष्ठी लेने आने वाला है। गोष्ठी के बिंदु को कम से कम समय में स्पष्ट रूप से रखें और विषयों का आपस में बंटवारा पहले ही कर लें। आप लोग न्यूनतम 3 सदस्य जा रहे हैं, तीनों सदस्य पहले ही विषय का बंटवारा कर लें कि ये विषय को आप बोलना, ये विषय को आप बोलना, ये विषय को आप बोलना, बीच में एक गीत होगा, उसके पश्चात भी शुरू में एक गीत होगा। ये सब पहले से भैया बांट करके आप लोग रखे रहें। आयोजक मंडल से किसी प्रकार का अनावश्यक मांग ना रखें, कोई डिमांड नहीं, कोई कुछ नहीं। इसी में एक छोटा सा चीज आता है, अर्थानुशासन। अगर आयोजक मंडल ने आपको मार्ग व्यय दिया तो रख लीजिए, लेकिन उनको सादे कागज में ही सही एक पावती जरूर दीजिए। दिनांक कितना, ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी, टोली नायक फलाना, मार्ग व्यय इतना प्राप्त किया, कागज में लिख करके आप उनको दे दो भाई। और कहीं आपने कार में गए हैं या कोई अन्य वाहन, बोलेरो स्कॉर्पियो में गए हैं, बाइक में गए हैं या बस में गए हैं, टिकट अगर आपके पास है और उतना ही पैसा कहीं वो लोग दे रहे हैं तो टिकट को दे दीजिए, नहीं तो फिर मार्ग व्यय को आप रख लें। प्रांतीय व प्रकोष्ठ के रसीद कटवा करके अपने आय व्यय का टीए बिल बना करके प्रांतीय व प्रकोष्ठ को आप बाद में सबमिट कर दीजिएगा। किसी भी स्थिति में किसी ब्लॉक की कोई कमी ना निकालें। जैसे आप उनको ये उदाहरण, वो ब्लॉक ऐसा है, मैं एक बार वहां गया था भाई साहब, वहां तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि ऐसा नहीं। इस टाइप का कोई किसी ब्लॉक की कोई बुराई नहीं, किसी कार्यक्रम की कोई बुराई नहीं, कहीं किसी व्यक्ति की कोई बुराई नहीं, यहाँ तक कि आप अपने भी किसी व्यक्ति की बुराई ना करें, ना सामने जो ब्लॉक है वहां की किसी की बुराई करें। बुराइयों से हमको बचना है। जिस ब्लॉक में आप जा रहे हैं उस ब्लॉक के संगठनात्मक ढांचे का पूर्व में अवलोकन आप कर लें। संगठनात्मक ढांचा मतलब आपके ब्लॉक का ब्लॉक समन्वयक कौन है जी, सह समन्वयक कौन है, युवा समन्वयक कौन है, सदस्य कितने हैं, गोष्ठी होती है कि नहीं होती है, ये सारा चीज पहले आप उनसे बात कर लें। टेलीफोन में पहले से ही बात करके रखे रहें या फिर उसी दौरान कर लें। गोष्ठी के दौरान अगर आपको वहां पर कोई वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर उपस्थित दिखते हैं तो वहां के लोगों से चर्चा करके उनको भी सम्मान आप जरूर दें। बीच में तिलक आदि करवा दें उनको, या फिर उनको आयोजक मंडल को ही बोल के रखें कि उनको भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए अंतिम में, बीच में नहीं भाई, अंतिम में, ताकि वो भी आशीर्वाद दें और उनको भी सम्मान मिले। एक बात याद रखें, हम में कोई भी योग्यता नहीं है, जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसके हम वाहक मात्र हैं। योजना महाकाल की है, हमारी डोर उनके हाथ में है, यह भाव हमको कभी नहीं भूलना है। इस प्रकार से अपने जहां भी आप जा रहे हैं, जिस ब्लॉक में, उस ब्लॉक की गोष्ठी संपन्न करें और मिशन की वेशभूषा का विशेष आप ध्यान रखें। और कुछ बातें छुटती होंगी तो चंद्रेश्वर जी अभी उसको शामिल करेंगे। इसके अलावा कुछ फॉर्मेट है, फॉर्मेट आप लोगों को मालूम होगा, पहले भी आप लोगों को दिया गया था, लेकिन हम इन सभी फॉर्मेट को फिर डाल देंगे और आप प्रयास करें कि उन फॉर्मेट्स के आधार पर आप वहां की जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ प्रपत्र, फॉर्मेट नंबर 1 था हमारा, ब्लॉक स्तरीय गोष्ठी का प्रपत्र 1, 2, 3, 4, ये सभी प्रांतीय टोली ग्रुप में हम आज ही डाल देंगे, शाम को रात तक डाल देंगे या सुबह डाल देंगे। इसका पीडीएफ डालेंगे, इसका प्रिंट निकाल करके आपको रखना है, पहला काम। दूसरा काम, जिस ब्लॉक में आप गोष्ठी लेने जा रहे हैं उस ब्लॉक के जो समन्वयक हैं, जो आयोजक करता है, उनको फोन कर लें आप। देखिए भाई, बात को ध्यान से सुनिएगा, उनको फोन कर लें और उनको बताइए कि भैया ये 5 फॉर्मेट है, इसको आप प्रिंट निकाल लें। कब बोलेंगे आप इनको? 6 तारीख को। 6 तारीख को आप जहां जहां गोष्ठी लेने जा रहे हैं वहां के संपर्क सूत्र में फोन करके बोलेंगे उनको कि भैया ये 5 प्रपत्र है, इनका प्रिंट निकाल लें आप और इसको भर करके रखे रहें। जिस दिन हम गोष्ठी लेने आएंगे उस दिन 2 प्रति में आप रखें, 1 प्रति हमको दें, 1 प्रति आपके पास रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेट है, आपको याद आ रहा होगा।
बहुत लोगों को याद आ गया होगा, पहले भी आप लोग देखे हैं इन फॉर्मेट को, तो इसको भरवाना उनसे बहुत जरूरी है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक फॉर्मेट 2 है, प्रपत्र 2। इसमें क्या है, युवा मंडल प्रज्ञा मंडल की जानकारी। अब आप उसी दिन इसको भरवाने लगेंगे, बैठ जाएंगे, तो गोष्ठी कब लेंगे, चर्चा कब करेंगे? इसलिए 6 तारीख को आप संबंधित ब्लॉक में फोन करके बता दीजिए कि मैं आपके यहाँ गोष्ठी लेने पहुंच रहे हैं भाई साहब, हम आप ये पांचों प्रपत्र को भर करके रखे रहे। उसमें क्या क्या था, क्रमांक, जिला, ब्लॉक का नाम, युवा मंडल प्रज्ञा मंडल का नाम, स्थान का नाम, समन्वयक का नाम, उसका नंबर और सदस्यों की संख्या। के उदाहरण के लिए बताया मैं, बाकी आपको जब भी पार्वती टोली का आप ग्रुप देखेंगे तो सभी फॉर्मेट आपको वहां पर याद आ जाएंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप इन प्रपत्रों को अपने पास रखे रहें, और एक जब प्रांतीय प्रकोष्ठ के द्वारा जब इसको मांगा जाए तो उसको प्रस्तुत करने के लिए ये, या फिर मैं सोचता हूँ आदरणीय भैया जी चर्चा कर लेंगे, आगामी में समय में रायपुर में संभवतः कोई कार्यक्रम अभी होगा, तो उस दौरान उसको लेकर भिजवाने की व्यवस्था करें, या फिर प्रेषित करें डाक के माध्यम से, या फिर उसका पीडीएफ बना बना करके हम जो नंबर देंगे उसी में डालें। कहीं भी किसी भी जगह आप मत डालिएगा, उन प्रपत्रों को प्रांतीय टोली ग्रुप में आप मत डालिएगा। जो प्रपत्र फॉर्मेट ब्लॉकों के द्वारा भरा जाएगा उसको प्रांतीय टोली या संगठन समूह ग्रुप में मत डालिएगा। उसके लिए जो नंबर हम देंगे उसी में डालिएगा उसको, ताकि वो डिस्क्लोज ना हो, और लोग फिर देखते हैं तो पता चलता है देखो तो उस ब्लॉक में तो ऐसा है, उस ब्लॉक में तो ऐसा है। ये स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी बातों का हमको ध्यान रखना है। जहां भी आप जाएं, जिस ब्लॉक में जाएं, भाई साहब मिशन का काम के लिए आप गए हैं, ये काम तो होगा, महाकाल का काम है, गुरुदेव का काम है, हमें लेकिन सशक्त रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जहां भी जाएं वहां के लोगों में, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना करके, उनके दिलों में अगर आप जगह बनाते हैं तो आपको बहुत दिन तक वो याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। उनको लगना चाहिए कि गायत्री परिवार का एक कार्यकर्ता है भाई, और परिवार की तरह ही हमसे पेश आए हैं, हमसे इनका संबंध बना रहे। आगे आने वाले समय में आपको ही उस ब्लॉक का पालक रखा जाएगा, जैसे पूर्व में हम रखते थे, और उन ब्लॉकों की आने वाली प्रगतियों के बारे में भी आप उनसे सतत चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि आप उनसे मिल करके आए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहे